कि ना न्यूक्लियर वॉर होनी है, ना वर्ल्ड वॉर 3 होनी है। जो ज्योतिष बोल रहे हैं, मैं उनको आज भी कह रहा हूँ, भाई जब ये खत्म हो तो फिर बता रहा मुझे कहाँ गई आपकी लड़ाई। 27 के अंत तक कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर की अरे 27 तो छोड़िए, अभी वर्ल्ड वॉर कहीं से कहीं तक नहीं हो रही है। फिलहाल हम इस वॉर की बात कर रहे हैं। मैंने आगे आने वाली वॉर की कोई कैलकुलेशन नहीं करी है, क्योंकि मेरी गणनाओं में समय लगता है। अच्छा, तो मैं इस वॉर की अगर मैं बात करूं तो ये वॉर कोई वर्ल्ड वॉर बनने वाली नहीं है, बिल्कुल। तो इस वॉर में कौन सा देश सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आपको दिख रहा है? देखो, इसमें शायद ज्योतिष की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो डेफिनेट सी बात है कि अमेरिका से स्ट्रॉन्ग देश इस समय नहीं है वर्ल्ड में। ये तो निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इजराइल भी अपने आप में कम नहीं है, ठीक है। ईरान भी पूरी टक्कर दे रहा है। तो इसमें ज्योतिषीय गणनाओं का आई थिंक आवश्यकता नहीं है। और ज्योतिष ये है ही नहीं। मैं यही तो कहते कहते थक गया हूँ लोगों से कि हर चीज में ज्योतिष को मत घुसाइए। ज्योतिष ये डिसाइड नहीं करेगा कि कौन कंट्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये उस देश की इकोनॉमी, उस देश की जीडीपी, उस देश के पैसे की ताकत, उस देश की सैन्य पावर, ये सब डिसाइड करेंगे। ये ज्योतिष थोड़ी डिसाइड करेगा कि कौन देश कितना पावरफुल है। ये तो जग जाहिर है कि अमेरिका पावरफुल है भाई, सुपर पावर की स्थिति में वो है। चाइना पावरफुल है, भारत आज पावरफुल है, इजराइल पावरफुल है, रशिया पावरफुल है। ये तो जग जाहिर है, इसमें ज्योतिष की गणनाओं की आवश्यकता ही नहीं है। अब कोई ज्योतिष बैठ के कह रहा है मैंने कुंडली देख ली, उसके हिसाब से ये पावरफुल है, तो ये मूर्खता भरा विषय होगा मेरे हिसाब से। और सर, इसका हमें असर देखने को मिल रहा है इंडिया के ऊपर भी। क्या और सिचुएशन खराब होती हुई आपको दिख रही है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस एक्साइटिंग पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट लक्ष्य कुमार, और आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद है अंकित त्यागी जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। ये ज्योतिष विद्या, शास्त्र और लाल किताब के महाज्ञानी हैं। तो चलिए मिलवाते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो लास्ट में, जो वीडियो के एंड में जो प्रेडिक्शन आने वाली है, वो आपको चौंका देगी। एंजॉय द शो। नमस्कार सर। जय श्री राम। सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। दूसरी मुलाकात कैसी है सर? पहली मुलाकात तो हमारी हुई थी। दर्शक बताएंगे, आप बताओगे। हमारे सर सौभाग्य है आप आए दूसरी बार भी हमारे पॉडकास्ट में। आपने हमें समय दिया सर। प्रभु कृपा होती है, सब उनकी कृपा के बिना संभव नहीं होता है। सर, आजकल माहौल इतना गर्म चल रहा है, सारी सिचुएशन आपको पता ही है, और आपकी बहुत सारी भविष्यवाणी सच भी हमने देखी सर। उसके लिए पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दूसरा सर, मुझे सबसे पहले यही बताइए कि ये जो वॉर है, जो मेरे माइंड में बहुत समय चल रहा है ये वाला क्वेश्चन, कि ये जो वॉर है जो अभी चल रही है, ये ईरान की और ये इजराइल की, ये क्या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकती है सर? सबसे पहले तो जो आपने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा उसके लिए धन्यवाद। और ये जो कॉन्ग्रेचुलेशन है वो मुझे नहीं बनता, वो ज्योतिष विद्या को बनता है। बिल्कुल सर। जिस गणनाओं की वजह से वो हो पाता है, माँ सरस्वती का धन्यवाद है कि उनकी इतनी असीम कृपा है कि हम ये कर पाते हैं, वरना ये संभव ही नहीं है। बिल्कुल सर। दूसरा, आपने कहा क्या ये वॉर न्यूक्लियर वॉर बनेगी? बिल्कुल भी नहीं बनेगी। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सर किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगी। मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही बात करता हूँ, मैं जनरल बातें करता भी नहीं हूँ। इसलिए मेरी प्रेडिक्शंस डिफरेंट होती हैं लोगों से। बिल्कुल सर। क्योंकि मैं माहौल देख करके रंग बदलने वालों में से नहीं हूँ भाई। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। पता है। तो ये ना न्यूक्लियर वॉर बनेगी और ना ये वर्ल्ड वॉर बनेगी, ये डेफिनेट है। इसमें से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये वॉर धीरे 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 समाप्ति की ओर बढ़ जाएगी, कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है, ये निश्चित है। ज्योतिषीय गणनाएं साफ इशारा कर रही हैं कि ना न्यूक्लियर वॉर होनी है, ना वर्ल्ड वॉर 3 होनी है। जो ज्योतिष बोल रहे हैं, मैं उनको आज भी कह रहा हूँ, भाई जब ये खत्म हो तो फिर बता रहा मुझे कहाँ गई आपकी गणना। 27 के अंत तक कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर की। अरे 27 तो छोड़िए, अभी वर्ल्ड वॉर कहीं से कहीं तक नहीं हो रही है। फिलहाल हम इस वॉर की बात कर रहे हैं। मैंने आगे आने वाली वॉर की कोई कैलकुलेशन नहीं करी है, क्योंकि मेरी गणनाओं में समय लगता है। अच्छा। तो मैं इस वॉर की अगर मैं बात करूं तो ये वॉर कोई वर्ल्ड वॉर बनने वाली नहीं है, बिल्कुल भी। अच्छा, तो सर मैं ये पूछ रहा था कि इस वॉर में कौन सा देश सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आपको दिख रहा है? देखो, इसमें शायद ज्योतिष की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो डेफिनेट सी बात है कि अमेरिका से स्ट्रॉन्ग देश इस समय नहीं है वर्ल्ड में। ये तो निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इजराइल भी अपने आप में कम नहीं है, ठीक है। ईरान भी पूरी टक्कर दे रहा है। तो इसमें ज्योतिषीय गणनाओं का आई थिंक आवश्यकता नहीं है। और ज्योतिष ये है ही नहीं। मैं यही तो कहते कहते थक गया हूँ लोगों से कि हर चीज में ज्योतिष को मत घुसाइए। ज्योतिष ये डिसाइड नहीं करेगा कि कौन कंट्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये उस देश की इकोनॉमी, उस देश की जीडीपी, उस देश के पैसे की ताकत, उस देश की सैन्य पावर, ये सब डिसाइड करेंगे। ये ज्योतिष थोड़ी डिसाइड करेगा कि कौन देश कितना पावरफुल है। ये तो जग जाहिर है कि अमेरिका पावरफुल है भाई, सुपर पावर की स्थिति में वो है। चाइना पावरफुल है, भारत आज पावरफुल है, इजराइल पावरफुल है, रशिया पावरफुल है। ये तो जग जाहिर है, इसमें ज्योतिष की गणनाओं की आवश्यकता ही नहीं है। अब कोई ज्योतिष बैठ के कह रहा है मैंने कुंडली देख ली, उसके हिसाब से ये पावरफुल है, तो ये मूर्खता भरा विषय होगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल सर।
और सर इसका हमें असर देखने को मिल रहा है इंडिया के ऊपर भी, क्या और सिचुएशन खराब होती हुई आपको दिख रही है? कोई सिचुएशन ना खराब थी, ना है, ना होगी। आप मुझे एक परिस्थिति बताइए जहां सिचुएशन खराब हो। आप पेट्रोल पंप पर गए, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिला आपको, आपके पास गैस कनेक्शन है, आपको गैस डिलीवरी टाइम से हो रही है, जिनके पास कनेक्शन नहीं है उनको दिक्कत हो रही है, उसमें सरकार का फॉल्ट कहाँ है? आप बताइए मुझे। सर लेकिन एलपीजी की शॉर्टेज तो चल रही है। कहाँ शॉर्टेज है आप मुझे बताइए। आपने कब सिलेंडर बुक किया और कब आपके यहाँ नहीं आया? एक एग्जांपल बता दो आप मुझे। सर जैसे हमारे नेबर हैं एक, तो उन्होंने अभी बुक किया सिलेंडर, तो उनको 35 दिन आगे की डेट मिली है। ऐसा असंभव है, झूठ बोल रहे हैं वो। अब वो ऐसा असंभव है, कहीं ना एलपीजी की शॉर्टेज है, ना पेट्रोल की शॉर्टेज है, ना किसी फ्यूल की शॉर्टेज है। ये मैं आपको बड़ा लिख के दे रहा हूँ। सरकार सारे इंतजाम करके बैठी हुई है, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम केवल उन लोगों को है जिनके पास कनेक्शन नहीं है, जिनको जो ब्लैक करते हैं, जो 2 नंबर के काम करते हैं, उनको तो दिक्कत होनी चाहिए भाई। इस देश में कानून व्यवस्था, जहां हमारा संविधान है, जहां कानून व्यवस्था है, वहां असंवैधानिक कार्यों की जगह होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। क्यों बिना नंबर के सिलेंडर मिलेगा? डेफिनेटली मैं कहता हूं कि उन लोगों को दिक्कत होनी चाहिए। क्यों नहीं लिया आपने आज तक कनेक्शन? सरकार ने मना किया था, किसी ने मना किया आपको कनेक्शन लेने के लिए? आप नहीं लेंगे तो यही होगा भाई। सही बात है। ठीक है, किसी को भी कहीं दिक्कत, मैं कम से कम लाखों लोगों को जानता हूं और हजारों लोगों से मेरी हर महीने बात होती है, किसी ने आज तक रिपोर्ट नहीं किया इतनी सी भी दिक्कत है जिनके पास कनेक्शन है। हजारों लोगों को ऐसो को भी जानता हूं जिनके पास कनेक्शन नहीं है, उनको सबको दिक्कत है, तो वो तो होनी है भाई। आप सरकार के रिकॉर्ड में नहीं हो। देखिए, कोई भी सरकार जब इंपोर्ट करती है तो किस हिसाब से करती है? जो सरकार के रिकॉर्ड में लोग हैं, बिल्कुल उन्हीं की खपत के हिसाब से इंपोर्ट होता है। जब आप सरकार के रिकॉर्ड में ही नहीं हो तो सरकार आपके लिए इंपोर्ट क्यों करेगी? आपके लिए इंतजाम क्यों करेगी भाई? बिल्कुल सही बात है। तो ये फॉल्ट किसका है? ये तो जनता का फॉल्ट है। जनता का फॉल्ट तो मैं जनता से यही निवेदन करता हूं कि आप अपने कनेक्शन अप्लाई कीजिए, अपने कनेक्शन लीजिए, सरकार के रिकॉर्ड में रहिए, आपको दिक्कत कभी आएगी नहीं। डेफिनेट है। आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत ना थी, ना है, ना होगी। अच्छा, इन फ्यूचर भी नहीं होगी? नहीं होगी, ये लिख लो। अच्छा, कुछ नहीं होने वाला है। तो सर आप बताइए फिर अगले 5 साल में इंडिया की कितनी स्ट्रांग पोजीशन आप देख पा रहे हैं? इंडिया तो बहुत आगे बढ़ने वाला है। मैंने पिछले बार भी आपके पॉडकास्ट में शायद कहा था कि भारत बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में ग्रो करेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा बड़ा। और अगले 5 साल छोड़िए आप, मैं अगले 6 साल की बात कर रहा हूँ, 2032 तक आप देखेंगे कि भारत की परिस्थिति डे बाय डे बढ़ेगी। उसके पीछे का कैलकुलेशन भी बता देता हूँ, क्योंकि मंगल की महादशा भारत की चल रही है। भारत की आर्म फोर्सेस, मंगल इन सबका प्रतीक होता है, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। भारत की भूमि सुरक्षित होगी, भारत की सैन्य पावर बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग में भारत का जलवा होगा, भारत की तूती बोलेगी। और भारत में जितने भी आईटी से जुड़े लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग हैं, उनकी बल्ले बल्ले रहेगी, उनको कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं रहने वाली है। ये ग्रह नक्षत्र साफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, मेडिकल से सर एक सवाल मेरे जहन में है, जो आपने भी बोला मेडिकल ये बूम करेगा। सर मैं यही पूछना चाह रहा था कि एआई हो गया, क्रिप्टो हो गया, या फिर रियल एस्टेट हो गया, या फिर मेडिकल हो गया, आज मैं एक बड़ी प्रेडिक्शन कर देता हूँ, क्षमा चाहूंगा आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। क्रिप्टो का भविष्य खतरे में है। अगले कुछ सालों में आप ये भी सुन सकते हैं क्रिप्टो खत्म हो गया। अच्छा जी। एआई, रियल एस्टेट या मेडिकल के लिए क्या कहेंगे? मतलब ये इंडिया में बूम करेगा, नहीं करेगा? मतलब आने इसका भविष्य क्या है? जैसे नॉर्मल चल रहा था सब वैसे ही चलने वाला है। कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी के दाम थोड़े स्टैग्नेंट रहेंगे इस वर्ष। अच्छा। ये मैंने पिछले वर्ष ही बोल दिया था कि प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा बूम इस वर्ष देखने को न मिले शायद। अच्छा, तो सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। शेयर मार्केट वगैरह में अगर पैसा लगाना है तो थोड़ा शॉर्ट टर्म न लगा के लॉन्ग टर्म लगाएं। इस समय वॉलेटाइल मार्केट रहेगी पूरे वर्ष, क्योंकि गुरु अतिचारी चल रहे हैं। बाकी भी परिस्थितियां अगर मैं देखूं तो मंत्री मंगल है, ठीक है। थोड़ी सी चोरी की, डकैती की, चीन की लूटपाट की घटनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि जब जब मंत्री मंगल होते हैं तो चोरों चक्के बढ़ जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहे हैं भाई। अच्छा, सब कुछ शास्त्रों में वर्णित है। और वही मैं आपके सामने रख देता हूँ, उससे ज्यादा क्या ही कहूँ मैं। तो बिल्कुल किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपनी नॉर्मल जिंदगी जिए। शॉर्टकट के चक्कर में जो व्यक्ति आने वाले इस सालों में रहेगा वो डूबेगा। अच्छा, जो भी व्यक्ति शॉर्टकट के चक्कर में रहेगा। शॉर्टकट सर लेना भी नहीं चाहिए, ये समझ लो। बिल्कुल, ये समय वो है। बिल्कुल। और सर जैसा आपने बोला कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है सर, लेकिन लोग अभी भी घबराए हुए हैं कि एआई हमारी नौकरी खा जाएगा, तो उसका क्या? इसलिए मैंने आपसे पूछा कि एआई का कितना फ्यूचर है और कितनी नौकरियां वो खाएगा या आपके हिसाब से? सर जब एक समय पे कंप्यूटर आया था तो लोगों ने यही बात कही थी कि कंप्यूटर आ गया, अब ये लोगों की नौकरी खा जाएगा कंप्यूटर। आज तक लोगों की नौकरी खाई, उस कंप्यूटर की वजह से रोजगार मिला। बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमेशा होता रहा है। जब जब मशीनी युग आया है तब तब लोगों ने इस तरह की अफवाहें उड़ाई हैं। मैं ये नहीं कह रहा
कि सबकी नौकरी सुरक्षित रहेगी, एआई लोगों के रिप्लेस करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन अपने आप को आप उतना स्किल्ड बनाइए ना। एआई को भी तो टैकल करने वाला कोई चाहिए होगा। बिल्कुल सही बात है। जिस समय कंप्यूटर आए उस बिल्कुल। समय कंप्यूटर के कितने मैकेनिक या कितने टेक्निकल एक्सपर्ट या कितने जो है बीसीए एमसीए लोग थे इंडिया में, जिन्होंने बीसीए किया हो, एमसीए किया हो, एमटेक किया हो? नहीं थे ना। नहीं, बिल्कुल आज लोग हैं, आज उन्हीं को नौकरी मिल रही है उसी कंप्यूटर की वजह से। तो ये तो देखिए साइंस है, साइंस आगे नहीं बढ़ेगी तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे भाई? बिल्कुल सही तरक्की बात तो होनी जरूरी है। बिल्कुल। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एआई नौकरी खा जाएगा। हाँ, डेफिनेटली शुरू में इंपैक्ट सब चीजों का आता है, लेकिन आप अपने आप को उतना स्किल्ड बनाइए ना, अडेप्ट कर लीजिए उस आप चीज को। अपने आप को उतना टैलेंटेड बनाइए ना, उसको भी तो हैंडल करने के लिए कोई चाहिए ना। बिल्कुल। तो बस आप अपने आप जैसे को वहां पर रोबोट्स लेकर बनाने के लिए रोबोटिक इंजीनियर्स चाहिए, तो इस हिसाब से सारी चीजें आपको अडेप्ट करनी पड़ेगी डेफिनेटली, टेक्नोलॉजी के साथ निश्चित ना। रूप से यही सत्य है। ओके सर ये बताइए, आपको आने वाले समय में या अभी हाल फिलहाल में कौन से इंडियन नेता का डाउनफॉल आपको देखने को सबसे पहले मिल तो रहा मैं है? किसी की पर्टिकुलर गणनाएं नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, ना मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध है, और मेरी राजनीति में कोई विशेष रुचि नहीं है। गणनाएं करना मेरा कार्य है, तो मैं किसी की पर्टिकुलर गणना कभी नहीं करता हूँ। अच्छा। पहली चीज तो किसी भी पॉलिटिकल नेता की अगर आप भविष्यवाणी चाहे मैं करूँ तो मैं नहीं, चाह किसी करके पॉलिटिकल मैं करूंगा भी नहीं। आपने कहा किस नेता का डाउनफॉल, तो मैं किसी का नाम नहीं लेता कभी भी, क्योंकि वो मेरा कार्य नहीं है भाई। ठीक है, मैं अपने आप को क्यों किसी पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व मैं सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसी भी, जैसे आप मैं एक आ रहा हूँ उसी पर आ रहा हूँ। अप्रोक्सीमेट नंबर आप बता आप सकते ही के जवाब पे आ रहा हूँ मैं। जहां तक डाउनफॉल की बात आपने करी, तो ये मैं प्रोडिक्शन बहुत पहले कर चुका हूँ, लगभग नवंबर दिसंबर में प्रोडिक्शन मैंने कर दी थी कि 2026 में मिड आते आते बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं की कैबिनेट से छुट्टी हो जाएगी और मंत्रिमंडल में बदलाव होगा। ये मैं आज भी बोल करके जा रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में, और ये होता हुआ आप अगले कुछ महीनों में देखेंगे। ये निश्चित है, बड़े बड़े मंत्रियों की छुट्टी होनी है। अच्छा। बड़े बदलाव आप भारतीय राजनीति में, इंडियन जो है कैबिनेट है जो हमारे सेंटर की, उसमें होते हुए देखेंगे। ये मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगी, ये निश्चित है। ये मैंने बहुत पहले बोल दिया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, ये मैं आज भी कह करके जा रहा हूँ, और मैं अपनी भविष्यवाणियों पर अडिग रहता हूँ। हाँ सर, वो तो हमने आप दोनों की कुर्सी जाते हुए मिड टर्म में या कभी भी देखेंगे, इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री राजस्थान में भी और दिल्ली में भी बदले जाएंगे। सर बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर ये आप। निश्चित है। मैंने तो बड़ी बात तब भी बोली थी जब मैंने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, और बन गए तो चले जाएंगे गलती से। वो भी लोगों ने कहा बड़ी बात बोल रहे हैं, नीतीश कुमार आसानी से हटते नहीं है। मैंने कहा हटेंगे। मैंने बड़ी बात तब भी बोली थी जब प्लेन क्रैश में कोई बड़ा नेता अपनी जान गंवा देगा। अकेला व्यक्ति था पूरे भारत में, किसी और ज्योतिष ने बात नहीं बोली। बिल्कुल। मैंने बड़ी बात तब भी बोली थी जब मैंने कहा था कि पीके बिहार में 0 सीट लाएगा। सारे किंग मेकर बना रहे थे, कहाँ गई उनकी ज्योतिषीय गणनाएं? बताइए। मैं अकेला व्यक्ति था जिसने बोला था। मैं अकेला व्यक्ति था जिसने कहा था कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर इस्तीफा देने वाला है अगले कुछ दिनों में, और धनखड़ जी का इस्तीफा हो गया था अचानक। मैं अकेला व्यक्ति था जिसने 2013 में ये कहा था कि मोदी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं होगा। तब किसी ने कहा था 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं सर, किसी ने भी नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा था। ठीक है, मैं अकेला व्यक्ति था जिसने ये भी कहा था कि इस वर्ष जब राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए तो उसी वर्ष मैंने कहा था कि इस वर्ष मुझे कोई महिला हमारे राष्ट्रपति पद को सुशोभित करती हुई नजर आती है, और यही हुआ। तो एक एक गणना मेरी आप बताइए ना कहाँ गलत है। मैं तो कभी हवा में बातें करता ही नहीं हूँ भाई, मैं हमेशा गणनाओं के आधार पर बात करता हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ 100% भविष्यवाणियां मेरी भी सच नहीं होती, जो संभव नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, गणनाओं में गलती मेरे से भी हो सकती है, लेकिन 95% प्लस प्रेडिक्शंस 100% एक्यूरेट होती है मेरी, जिसमें कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। ये डेफिनेट है। अब अभी भी आपको लगता है सर मोदी जी कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे? तो मैं अडिग हूँ भाई अपनी बात पर, मैं अपनी बात क्यों बदलूंगा? मतलब मैंने बोल दिया वो बोल दिया, ये होना है, निश्चित नहीं होगा, डेफिनेट है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट 1% भी है ही नहीं। मैं तो बोल करके जा रहा हूँ, बंगाल में ममता बनर्जी जा रही हैं, सारे ओपिनियन पोल रखे रह जाएंगे, ध्यान रखना। अच्छा। बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी वहां पर जितने ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं सब खत्म, सब रखे रह जाएंगे। ये मैं बोल के जा रहा हूँ, निश्चित है। ये उनका आखिरी इलेक्शन है ममता जी का। इसके बाद शायद वो एक्टिव राजनीति में न रहे, और इस बार ममता जी की सरकार बंगाल में वापस नहीं आएगी। लेकिन सर बोल रहे हैं ममता जी ही जीतेंगी, बीजेपी नहीं आएंगी। देखिए मुझे उससे मतलब नहीं है कौन क्या बोलता है, मैं अपनी गणनाओं के हिसाब से भविष्यवाणी करता हूँ। ओपिनियन पोल दुनिया क्या बोलती है, मैं ज्योतिषियों में से नहीं हूँ जो ओपिनियन पोल देख करके अपना रंग बदलते हैं। मेरी गणनाएं थोड़ी अलग होती है, तो मैं अपनी गणनाओं पर बात करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कौन क्या कह रहा है उससे हमें क्या फर्क पड़ना है? बिल्कुल सही बात। हमारा काम तो गणना करना है, लोगों के सामने रख देना है, बस यही हमारा तथ्य रखने हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल यही हमारा कार्य है।
और सर आने वाले समय में आम आदमी की जेब पे असर पड़ सकता है, पैसा कमाना मुश्किल हो सकता है जिस तरीके की सिचुएशन या फिर जिस तरह के हालात पूरी दुनिया में इस टाइम चल रहे हैं। देखो लक्ष्य, मेरे भाई, पैसा कमाना जीवन में कभी भी आसान नहीं था। हाँ बिल्कुल, वो ठीक तो है, मुझे परिस्थिति याद है, जब मैं छोटा था उस समय गोल्ड के रेट लगभग 7,000 6,000 रुपए पर कैरेट थे, लेकिन उस समय मेरे पास 6,000 नहीं थे। बिल्कुल। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, जब मेरी शादी हुई तो 14-15 हज़ार रुपए थे, लेकिन उस समय मेरे पास 14-15 हज़ार नहीं थे। आज मेरे पास 2.5 लाख है, तो आज गोल्ड के रेट 1.5 लाख पौने 2 लाख पहुंच रहे हैं, समझ रहे हो। तो पैसा कमाना कभी भी आसान ना था, ना है, ना होगा। ये तो हमें, इंसान को हमेशा मेहनत करनी चाहिए, बिना मेहनत के कभी जीवन में सफलता नहीं मिलती है। जीवन में एक चीज हमेशा याद रखो, एक बात हमेशा याद रखो भाई, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता का एक ही मूल मंत्र है, मेहनत, मेहनत और मेहनत, और ईश्वर में अटूट विश्वास। बिना प्रभु कृपा के कभी पत्ता नहीं हिल सकता। तो समझ लो कि बिना प्रभु कृपा के आप भी सफल नहीं हो सकते। और थोड़ी सी किस्मत भी चाहिए होती है। किस्मत, अच्छा चलो किस्मत पर आ जाते हैं। वैसे तो मैं किस्मत बताने वाला ही व्यक्ति हूं, तो मैं खंडन तो इसका बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा डोमेन है भाई। नहीं सर, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने बोला है बिल्कुल, मैं उसी पर आता हूँ हाँ, भाई, बिल्कुल। आप ही की बात पर आता हूँ। ये निश्चित है कि आपके ग्रह नक्षत्र बलवान होने चाहिए, आपकी कुंडली में ऐसे योग होने चाहिए। उसके लिए मैं कई बार एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ। मैंने हजारों पॉडकास्ट में, हजारों चैनल्स पर ये बात बोली है, सैकड़ों लाइव प्रोग्राम्स में मैंने ये बात बोली है कि भाई एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, किस्मत जो आपके भाग्य में लिखा है वो होकर के रहेगा, होए वही जो राम रच राखा, उसको कोई मिटा नहीं पाया जी। बिल्कुल। लेकिन प्रभु ने हमें बुद्धि और विवेक दिया है, तो हम अपने कर्मों से अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं और अपनी अच्छाइयों को, पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। इतना हमारे हाथ में है, ये हमें प्रभु ने दिया है। देखिए मेरी किस्मत में ज्योतिष बनना था, जो मैं बन गया, लेकिन अब मैं हाथ पे हाथ रख के घर बैठ जाऊं और कोई कार्य ना करूं, गणनाएं करना छोड़ दूं, तो कौन पूछेगा मुझे भाई? बिल्कुल सही और बात क्यों है। पूछेगा? अपने कर्म भी बहुत तो जरूरी कर्म तो बहुत जरूरी है ना, तो वो हमेशा करना है, वो करते रहिए। प्रभु में अटूट विश्वास रखिए। मैं हमेशा कहता हूं, जिस दिन आप भगवान के हो जाएंगे, भगवान आपके हो जाएंगे। प्रभु तो घट घट में विराजित हैं, किस रूप में वो आपको कहाँ मिल जाए कुछ नहीं पता। वो तो प्रेम के भूखे हैं, जैसे प्रेम आपने की भूख है। पिछले भगवान podcast में नामदेव बोला था। जो है, एक संत हुए नामदेव जी, उनको ठाकुर जी ने कुत्ते में दर्शन दे दिए। क्या था? भाव था। अच्छा। प्रसाद बना रहे थे वो, भगवान के लिए रोटी बना रहे थे, रोटी बना के रखी, पीछे से कुत्ता आया और रोटी लेके भाग गया। लेकिन उनको क्या लगा, मैं तो ठाकुर जी के लिए बना रहा था, तो ठाकुर जी लेके भाग गए। तो उन्होंने कहा, अरे प्रभु, रोटी आप ऐसे लेके, घी तो लगा रहे थे कम से कम इसमें। वो कुत्ते में भी किसको देख रहे थे? ठाकुर जी को। ठाकुर जी प्रकट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं भैया। बिल्कुल। अपना भाव सच्चा रखिए, अपनी लगन और मेहनत से कभी पीछे मत हटिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। क्या सर नाम चेंज करने से भी लाइफ चेंज होती है, या ये तो फिर मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि नाम बदलने से कभी कुछ नहीं होता। अच्छा। और जो लोग ये उदाहरण देते हैं ना कि बॉलीवुड में उसने नाम बदला, इसने नाम बदला, तो बॉलीवुड में सैकड़ों लोग ऐसे में हैं जिन्होंने नाम बदला और वो फ्लॉप हुए। ठीक है, उनमें से बहुत सारे नाम मेरे पास है, मैं किसी का नाम नहीं लेता। तो ये नाम बदलने से ना कुछ कभी हुआ है, ना हुआ था, ना होगा। और सर अपने कर्मों से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। नाम बदलने से, हाथ पर 2 4 6 लिखने से, तेज पत्ता जलाने से किस्मत बदलने की नहीं है। इसका कोई कहीं से कहीं तक लिंक ही नहीं है भाई। ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें हैं जिसका कोई आधार नहीं है, कोई ज्योतिषीय आधार नहीं है, कोई ज्योतिषीय सूत्र इसमें अप्लाई नहीं होते, कोई शास्त्रवत बातें, कोई शास्त्रों की गणनाएं, कोई शास्त्रवत उपाय मुझे इसमें नजर नहीं आता। बिल्कुल। तो ये सब निराधार बातें हैं, इसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि सर जब एक व्यक्ति का जन्म होता है तो ग्रह नक्षत्र तो तभी उसके वो जाते हैं ना। जब जन्म होता है तो सबसे पहले चंद्रमा की पोजीशन हम देखते हैं। उस पोजीशन से ही पूरी कुंडली के बाकी ग्रह डिसाइड होते हैं। हाँ, तो नाम चेंज करने से मुझे लगता है कुछ कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होता है, ये डेफिनेट है, ये निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। मेरे पास अभी कुछ समय पहले का एक केस आया था और मुझे अचानक याद आ गया। हालांकि वो बड़े घमंडी टाइप व्यक्ति अच्छा हैं, ठीक है। अभी तो थोड़ा कम हो गया उनका घमंड, क्योंकि उन्होंने, नाम लेना चाहेंगे कौन है? नहीं, मैं नाम किसी का नहीं लेता। कोई भी मेरे पास आता है तो उनकी 100% प्राइवेसी का मैं सम्मान करता हूँ। अच्छा, तो मैं किसी का कभी नाम नहीं लेता। ठीक है सर। लेकिन वो मेरे पास आए तो पहला इंट्रोडक्शन ही मेरा ऐसा हुआ उनसे। तो उन्होंने आए, कुंडली में देख रखी थी उनकी, मैं पहले ही कुंडली मंगवा लेता हूँ, पहले ही स्टडी कर लेता हूँ। बिल्कुल। तो उन्होंने कुंडली के बारे में पूछा, तो बात हुई जनरल, जो भी 2 4 चीज़ें 6 थी मुझे दिखी, मैंने उनको बताई। उसके बाद मैंने कहा आप बताइए आपके क्या प्रश्न है। तो उन्होंने कहा, ज्योतिष तो आप हैं, आप बताइए। वो अपनी धर्म पत्नी जी के साथ आए थे। अच्छा। तो उनका जो वो एटीट्यूड था, वो टोन थी, वो कहीं ना कहीं मुझे गलत लगी कि यार ये व्यक्ति चैलेंज कर रहा है। अच्छा। तो मैंने कुंडली उठाई, मैंने कहा जो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है उसका क्या सीन है बताइए। अरे बाप अब वो रे। व्यक्ति खत्म। अरे और मैं गणना बता देता हूँ, ये जीवन में लिख लेना, ये जो ज्योतिष
भाई हमारे सीख रहे हैं, बहन छोटे छोटे, उनके लिए भी बता दे रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा सूत्र है, लाल किताब का सूत्र है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली के लगन में यदि मंगल शुक्र साथ में है तो उस व्यक्ति का ना चाहते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। ये लिख लो, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। पंचम में हो तो भी होगा, सप्तम में हो तो भी होगा, ये निश्चित है। ये लाल किताब का ऐसा सटीक सूत्र है, ये सारे लोग ध्यान में रख लो। ये मैं बहुत लोग, और अगर वो जो ये मैं बता रहा हूं मंगल शुक्र साथ में होना, अगर ये लगन के साथ साथ नववांश में भी साथ बैठे हुए हैं तो 100% होगा। अच्छा, और ये दोनों उनके में कॉम्बिनेशन थे। उसके बाद वो हाथ जोड़ते हुए गए, उन्होंने कहा गुरुजी मेरी तो लड़ाई होगी, पत्नी लड़ रही है अब। तो मैंने कहा भाई ये तो आपकी गलती है, आप ही कह रहे थे ना आप बता दो। मैंने तो आपको बड़ा प्यार से बोला था कि आप ही पूछ लो, आपने कहा आप बता दो, तो मैंने बता दिया जो मुझे दिखा, मेरा तो काम है बताना भाई, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूं किसी भी ज्योतिष के पास जाओ, ईगो छोड़ करके जाओ, ठीक है। अगर किसी से कुछ पाना है जीवन में तो ईगो साइड में तो ईगो साइड में रखो, वरना कुछ पा नहीं पाओगे। बिल्कुल सही, सिवाय ईगो सेटिस्फैक्शन के। अब किसी ज्योतिष के पास ईगो सेटिस्फाई करने के लिए जाना है या संतुष्टि अपने समाधान के लिए जाना है, वो आपको डिसाइड करना। सर ईगो सेटिस्फैक्शन 10 मिनट की होती है, फिर खत्म हो एग्जैक्टली जाती है। मैं वही दर्शकों से कहता हूं कि अपने समाधान के लिए किसी ज्योतिष के पास जाइए। दूसरा, आप किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं और आप सम्मान उनको कीजिए और आपको वहां सम्मान मिलेगा, डेफिनेट सी बात है। कोई भी ज्योतिष कभी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है किसी का अपमान करे, करना भी नहीं चाहिए। और आप वहां से समाधान लेकर के आइए तो आपका जीवन में भला हो सकता है। आप ये सोच करके जाएं कि ज्योतिष मुझे जादू करके दिखा दे, तो उससे कोई भला नहीं होना, वो सिर्फ आडंबर है। बहुत बढ़िया बात कही सर आपने। और सर जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे किस्मत के ऊपर, तो सर बहुत से लोग बोलते हैं बाली पहनने से भी किस्मत चमकती है। देखिए क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, जैसे रणवीर कपूर साहब हैं, रणवीर सिंह हैं, अब उन्होंने बाली पहनना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने कहते हैं कि ना ये एक किस्मत चमकाने का ये एक बहुत सीक्रेट है अगर आप बाली पहनेंगे तो। अच्छा चलो मैं आपको बता देता हूँ। या कुंडल पहनेंगे। आप थोड़ा सा पास्ट में जाइए, भगवान कृष्ण, भगवान राम, उससे और पीछे चले जाओ, उससे थोड़ा आगे आ जाओ, उस समय सब लोग बाली पहनते थे। हाँ, दोनों कानों में पहनते थे। बिल्कुल। बीच में चीजें लोप हो गया इनका, ठीक है। तो जब बीच में ये चीजें नहीं हुई तो क्या उन लोगों की किस्मत नहीं थी? मैंने तो आज तक बाली नहीं पहनी भाई, कौन सी कमी है मेरी किस्मत में बता दो। बिल्कुल सही बात है। तो हर चीज को किस्मत से जोड़ के मत देखो। हाँ, साइंटिफिकली बाली पहनना बहुत अच्छी चीज है। लाल किताब की माने तो बाली आप कान में पहनते हो तो उससे आपका केतु बैलेंस होता है, वो एक अलग चर्चा है। लेकिन हर चीज को किस्मत से मत जोड़ो, बस मैं यही कहता हूं। हर चीज को, उसका ज्योतिषीय आधार अलग है, उसका साइंटिफिक आधार अलग है, लेकिन हर चीज को किस्मत से मत जोड़ो भाई। तो सर ये आप क्या कहते हैं, अंधविश्वास? हर चीज किस्मत बदलने की ट्रिक नहीं है, ये समझ लो। तो सर ये अंधविश्वास मत बढ़ाओ। अच्छा, उसके पीछे बिल्कुल लॉजिकल है। आप पहनिए बाली, अगर आप बाली पहनते हैं तो आपका केतु बहुत अच्छा हो जाता है, आपका धर्म के प्रति रुझान बढ़ता है, आपके बेटा अगर संतान है, पुत्र संतान, तो उसके भाग्य में वृद्धि होती है। ऐसी बहुत सारी और गणनाएं हैं, ठीक है। लेट बाकी डिपेंड करता है। और धन लक्ष्मी को भी वो अट्रैक्ट करता है, ऐसा कुछ है? देखो, पूत कपूत तो अधन सींचे, पूत सपूत तो अधन सींचे, बिल्कुल, ये तो पुरानी कहावत है भाई। बिल्कुल। तो आपका बच्चा अगर सही मार्ग पर चलेगा तो डेफिनेट सी बात है कि चीजें अच्छी रहेंगी। बाकी ये है कि वो एक अलग आधार है, उसके पीछे अलग गणनाएं हैं। लेकिन उसको हम केवल इस चीज से जोड़ दें कि बाली पहनने से किस्मत चमक जाएगी, तो किस्मत का कोई कनेक्शन उससे नहीं है। आप अपने केतु को मजबूत कर सकते हो बस। सर किस्मत के ऊपर ही बात चल रही है, तो एक सवाल और है मेरा इसमें कि ना बहुत से लोग, अभी मेरे पड़ोस में भी यही चीज़ हुई है कि उन्होंने बोला कि हमने अपने कार का नंबर चेंज कर लिया तो हमारी किस्मत अच्छी हो गई। जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ। वो कहते हैं कि जो है मोबाइल नंबर ये वाला मत लो, ठीक है। जितने मेरी टीम के मोबाइल नंबर्स हैं वो सारे न्यूमरोलॉजी के अगेंस्ट हैं। बताइए मेरी फेम में कौन सी कमी है? बिल्कुल सही, बताइए, कहीं कोई कमी नहीं है। सही है। दुनिया भर के न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि गाड़ी का नंबर ये वाला मत लो। मेरी गाड़ी का नंबर न्यूमरोलॉजी के सारे सिद्धांतों के खिलाफ है। बताइए मेरी फेम में कौन सी कमी है, मेरे नेम में कौन सी कमी है? जब गाड़ी नहीं थी, जब मोबाइल नहीं थे, तो लोगों की किस्मत नहीं थी क्या भाई? बिल्कुल सही थी ना। बिल्कुल थी। मोबाइल तो आज आ गए। एक समय आज से 50 साल पहले कहाँ गाड़ी थी, साइकिल नसीब नहीं होती थी लोगों को, इतनी गरीबी थी देश में, गिने चुने चुनिंदा लोगों के पास गाड़ियां होती थी। तो क्या बाकी लोगों का भाग्य नहीं था? उनकी किस्मत नहीं थी? सब कुछ अच्छा था। तो ठीक है, मैं नकारता नहीं हूं न्यूमरोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी एक ज्योतिष का पार्ट है,
लेकिन वो एक कंप्लीट साइंस नहीं है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। और उसको आप किसी चीज़ से पूर्णतः जोड़ दो, उसका मैं समर्थन नहीं करता। आप बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि आपके नाम की वाइब्रेशंस ऐसी हैं, तो आप नाम चेंज कर लीजिए, मैं विरोधी नहीं हूँ उसका। लेकिन आप ये कहें कि केवल नाम बदलने से किस्मत बदलेगी, मैं उसका पुरजोर विरोधी हूँ। नहीं, जो कुंडली में लिखा है वो होकर रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके नाम की वाइब्रेशंस आपसे मैच नहीं करती, तो आप बदल लीजिए। अगर आपको एक मनोवैज्ञानिक सुख उससे मिलता है, साइकोलॉजिकल आपको अच्छा लग रहा है, तो बदलिए भाई, क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही हो सकता है कुछ इम्पैक्ट उसका पड़ जाए, मैं कंप्लीट विरोध नहीं करता। लेकिन आप ये कहो कि उसी को बदलने से ही किस्मत बदलेगी, तो ये मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ। और सर फिल्म से रिलेटेड कुछ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे धुरंधर जैसी फिल्में जैसे सक्सेस इतना पकड़ गई, तो इसका भी कोई एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन होता है? ये पहले से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि ये फिल्म हिट होगी या ये फिल्म अगर फ्लॉप ऐसा होगी? होता तो ये जितनी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं क्यों होती? कहाँ गए वो ज्योतिषी सब? वही बता रहे थे पहले कि फिल्म फ्लॉप होगी, बनाना मत भाई। तो क्यों उसमें इतने फाइनेंसर पैसा लगाते, क्यों प्रोड्यूसर इतना पैसा लगाते, क्यों डायरेक्टर इतनी मेहनत करते? देखिए, ये सब हर चीज़ को मैं हमेशा कहता हूँ भाई, ज्योतिष एक अलग विद्या है, उसको हर चीज़ से मत जोड़ो। उसकी अपनी मर्यादाएं हैं, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। लोग भूल जाते हैं लिमिटेशंस को। बिल्कुल। वैसे तो मुझे लगता नहीं किसी बड़े ज्योतिष ने कहा हो कभी कि कोई फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, मैं बता देता हूँ। मुझे नहीं लगता कोई भी विद्वान ज्योतिष ये बात नहीं कहता है, और जहाँ तक मेरी नॉलेज में किसी ने कहा भी नहीं है। लेकिन अगर कोई ज्योतिष ये कह रहा है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग, मेरी समझ से, जितनी मेरी अपनी समझ है, मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक इसका कोई कनेक्शन है। हम्म। और सर किसी कुंडली देख के डेथ या फिर एक्सीडेंट की आप घटना मतलब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक्यूरेट बता सकते हैं? 500% की जा सकती है और टाइम के साथ की जा सकती है, लेकिन हम किसी की डेथ की भविष्यवाणी नहीं करते हैं। जीवन और मरण महादेव जाने, वो हमारा कार्य नहीं है। और हमें ज्योतिष में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि आप किसी की मृत्यु या किसी का जन्म नहीं देखते हम लोग, ठीक है। वो हमारे जो है ज्योतिषीय सिद्धांतों के विपरीत है। लेकिन कुछ असीम परिस्थितियाँ, विकट परिस्थितियाँ आ जाती हैं। जैसे कुछ समय पहले का एक केस है, वो उनके फादर थे और लगभग 90+ की एज थी उनकी, और वो काफ़ी समय से वेंटिलेटर पे थे। और वेंटिलेटर पे आज की डेट में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का मतलब आप समझ सकते हो कितना खर्चा हो जाता है। बिल्कुल। लगभग बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था, कर्जे होने शुरू हो गए। तब वो व्यक्ति मेरे पास आया, उन्होंने कहा जी प्रभु बस ये पूछना है गुरुजी कि किसी तरह इनको मुक्ति कब मिलेगी, क्योंकि वो भी कष्ट में थे। 3 महीने वेंटिलेटर पे रहने का मतलब आप समझ सकते हो कितना कष्ट होता है। तो उस केस में मुझे याद है कि मैंने वो कुंडली देखी थी और मैंने बता दिया था कि 3-4 दिन बाद समाप्ति है जीवन की। तो लगभग तीसरे दिन ही समाप्ति हो गई थी। तो वो एक एक्सट्रीम केस अगर है तो हम देखते हैं, वरना हम इसकी गणनाएं नहीं करते। अच्छा, तो आप मतलब इन सब की गणना नहीं और मैं क्या, कोई भी अच्छा ज्योतिष नहीं और सर करेगा भाई। और सर एक्सीडेंट की? हाँ बिल्कुल बताया जा सकता है कि ये समय सेफ नहीं है। अब ये तो हम अक्सर लोगों को बताते हैं, ये तो बहुत कॉमन है। अक्सर हम लोगों को बताते हैं इस समय के दौरान आप ड्राइविंग से बड़ी सावधानी से करना। ये एक्सीडेंट ही तो था जो प्लेन क्रैश मैंने बोला था, ये क्या था? बिल्कुल सही बात। तो ये ज्योतिषीय गणनाएं ही थी। तो सर नहीं, बहुत सारी सर प्रेडिक्शन ऐसी होती है कि ज्योतिषी में बोलते हैं कि ना हल्की चोट आएगी और हो जाता है बड़ा एक्सीडेंट, तो उसका क्या संबंध देखिए है? ये तो ज्योतिष से कोई संबंध ही नहीं है इसका भाई। आपको हल्की चोट आएगी, ज़्यादा चोट लगेगी, कुंडली का विषय नहीं नहीं, है। मैंने सर कुंडली, बहुत सारे हाँ नहीं ज्योतिषियों को बिल्कुल आप मैंने सही कह रहे हो। अगर कोई पूछा ना, बता रहा है तो मुझे नहीं पता उसका क्या आधार उन्होंने है। बोला हल्की चोट आएगी और उस जो जिस इंसान की कुंडली बता रहे थे तो उसमें बहुत बहुत उसे ज्योतिष में एक्सीडेंट 2 हो तरह गया। के कष्ट होते हैं। एक तो कष्ट दिख रहा है, एक मृत्यु तुल्य कष्ट दिख रहा है। 2 तरह के कष्ट होते हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट मतलब असीम कष्ट है, वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। एक नॉर्मल कोई दिक्कत आ सकती है, चोट वोट लग सकती है। अब वो कितनी चोट आएगी, घुटना छिलेगा, कोहनी छिलेगी, नाक पर निशान लगेगा, कान छिलेगा, ये ज्योतिष का विषय नहीं है। ये अगर कोई ज्योतिष बता भी रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग मूर्खता भरा विषय ही होगा। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा इस पर। और सर ऐसे सारे डेंजर चीज़ें जो हैं, जो ये चीज़ें घटना होती हैं, जो आज जैसा आपने बताया किसी की एक्सीडेंट है या ये सेफ नहीं है, तो इन सबको चेंज किया जा सकता है उपाय बिल्कुल के नहीं थ्रू? बदला जा सकता। जो लिख गया उसको कोई मिटा नहीं पाया है आज तक। प्रभु श्री राम स्वयं धरती पर आए, उन्होंने मर्यादाओं को स्थापित किया और उन्होंने खुद वो परेशानियां झेली ताकि हम सीख सके कि भाई मर्यादाओं में रह करके ही जीवन चलता है। तो कुछ भी बदला नहीं जा सकता ज्योतिष से, सिर्फ उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ये मैं हमेशा कहता हूँ, उपायों के माध्यम से। आप चाहें कि कोई ज्योतिष, कोई बाबा, कोई तांत्रिक या कोई भी किसी भी रूप में आप मान लो, आपका भाग्य बदल देगा, आपकी किस्मत पलट देगा, ये तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। और ज्योतिष तो गणित का विषय है, ज्योतिष उसके बाद फलित आता है, ठीक है। वहाँ हम आपको बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आते हैं और आपने पूछा कि मेरे पास नौकरी नहीं है पिछले 3 महीने से, 6 महीने से या साल भर से, और मैंने आपको बता दिया कि भाई अभी 3 महीने नौकरी और नहीं लगेगी, तो उससे आपका क्या फ़ायदा होगा?
कि आप वो 3 महीने आराम से गुजारेंगे, कम खर्चा करके निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 3 महीने नौकरी नहीं लगनी। बिल्कुल। तो उससे क्या हुआ कि Time आपकी save। प्रॉब्लम्स कम हो गई। कम हो। नौकरी 3 महीने बाद ही लगेगी। आप मेरे पास नहीं भी आते तब भी 3 महीने बाद ही लगती, लेकिन तब आपको ये नहीं पता था कब लगेगी। तो आप उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। ये एक ज्योतिष का फायदा होता है, ये एक अपनी कुंडली दिखाने का फायदा और सर ये अंगूठी दूसरा, अंगूठी- यहाँ बात आती है उपायों की। निश्चित रूप से उपायों से जिंदगी बदली जा सकती है, लेकिन पूर्णतः नहीं। और उपाय वो होने चाहिए जो आपको शास्त्रों से या भगवान से जोड़े, और प्रभु का आशीर्वाद हो जाए तो फिर तो लिखा भी मिट जाता है भाई। वो तो खैर तो वो तो बस फिर तो मैं तो हमेशा उपाय ही ऐसे वो तो बताता हूँ सर्वप्रथम कि जो आपको भगवान से जोड़े, जो आपको ईश्वर से जोड़े, ताकि कोई दिक्कत ही ना आए। और सर ये अंगूठी पहनने से फर्क आता है कुछ? मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई, अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल पहनिए, जैसे मूंगा हो गया, लेकिन नीलम आप, हो गया, हाँ ये मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन अगर कोई ये कह रहा है केवल पत्थर पहनने से किस्मत पलटी जा सकती है, तो ऐसा कभी न था। देखिए, कब पहनते हैं उसके पीछे का साइंटिफिक आधार या ज्योतिषीय आधार मैं आपको बता देता हूँ। जेमोलॉजी क्या कहती है इस विषय में। जब भी कोई ग्रह या प्लैनेट हमारा वीक पोजीशन में है और हमें उसको मजबूत करना है, तो उस परिस्थिति में हम बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में, कोई और उपाय हमारे पास नहीं है, ज़्यादा कमजोर अवस्था में ग्रह है, तो हम कहते हैं भाई इस ग्रह का आप स्टोन ये धारण कर लो। उस स्टोन के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उस ग्रह से संबंधित जो रेज है उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए बॉडी से टच होकर स्टोन पहने जाते हैं। वो आपकी बॉडी में जाए तो वो प्लैनेट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दैट्स इट। उससे ज़्यादा उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, उस ग्रह को मजबूत किया जा सकता है, उसको पावर दी जा सकती है। अच्छा। अब मैं देख रहा हूँ आजकल लोगों को पता ही नहीं है भाई, उच्च का होकर के ग्रह बैठा है, अच्छी खासी 12, 13, 14 डिग्री का बैठा है, अच्छी पोजीशन में बैठा है, उसके बाद भी लोग स्टोन पहना देते हैं। और तो और छोड़ो, कोई ग्रह नीच का है, खराब है, नेगेटिव फल दे रहा है, उसके स्टोन पहना दे रहे हैं लोग। मुझे समझ ही नहीं आता क्या बोलूँ मैं। कई लोग मेरे पास आते हैं, उनके स्टोन्स उतारवाने पड़ते हैं मुझे, भाई उतारिए, गलत पहने हुए हैं आपने। तो अच्छे ज्योतिष के पास जाएं, अच्छी अपनी कुंडली का एनालिसिस कराएं। मैं हमेशा कहता हूँ कुंडली आपके भाग्य का दर्पण है, उसको हर किसी के हाथ में मत सौंपो भाई। बिल्कुल सही बात। मजाक नहीं है वो। आप किसी अज्ञानी के हाथ में कोई बहुत बड़ा शास्त्र दे दें तो उसको नहीं पता उसकी वैल्यू तो क्या है। फिर लोगों का विश्वास भी उठ जाएगा। एग्जैक्टली। तो किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाओ जो आपकी कुंडली को डिकोड कर सके, जो आपकी कुंडली का अच्छे से आकलन कर सके, बिल्कुल। और उसके बाद आपको सही सलाह दे सके। बिल्कुल। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। और सर ये जो मैं एक सवाल है मेरे मन में कि ना जो नीलम होता है, अब नीलम पत्थर, तो नीलम पत्थर कहने से बोलते हैं कि अगर जो पहन लेता है विदाउट कुंडली दिखाए तो उसका बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है, आपकी शायद मृत्यु भी हो सकती है। और अगर वो आपकी किस्मत से जुड़ जाए वो, तो आपको धनवान बना देती है। पत्थर पहनने से ना किसी की मृत्यु होती है ना कोई जिंदा होता है। अच्छा। अगर ऐसा होता तो जितने लोग ये मर्डर करते हैं, सीधा मर्डर करने की क्या जरूरत थी, पत्थर पहनवा देते, उसको बतेरे तरीके हैं भाई। ठीक सही है, बात है। तो ये सब मूर्खता भरा विषय है, मेरी समझ से बाहर है भाई। मेरी ज्योतिष गणनाओं का आधार नहीं है, किसी का हो सकता है, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अच्छा। और सर आखिरी सवाल लेंगे इस पॉडकास्ट का कि 2026-27 में ऐसी क्या दशा आपको दिख रही है जो आम आदमी की जेब पे या फिर ज़िंदगी से डायरेक्ट इफेक्ट करेगी? मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, मैं आज भी कह करके जा रहा हूँ भाई, लोगों को मेरा फिर से एक निवेदन है विशेष रूप से, कि मैंने पहले भी कहा है कि अपना 6 महीने का इमरजेंसी फंड बना के तैयार रखो। अच्छा। हाँ, ये मैं लगभग 1 साल से कह रहा हूँ कि 2026-27 में बहुत लोगों की जब नौकरियां जाएंगी तो उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का इमरजेंसी फंड अपने पास तैयार रखें, ताकि आपका परिवार चलता रहे, आपको दिक्कत या परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ये मैंने पहले भी कई बार कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये हमेशा रखें, आपके लिए बेहतर होगा। कई लोग मेरे पास आते हैं, 1 महीने नौकरी ना रहे, परेशान हो जाते हैं। परेशान होना बनता है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि भाई भगवान न करे ऐसी परिस्थिति किसी के साथ आए, लेकिन अगर आती है तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें हमेशा, वो ज़रूरी होता है। बहुत सर सही। अब धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। बहुत आभार आपका। हमारे व्यूवर्स को और हमें टाइम देने के लिए, और आशा करते हैं कि आप ये स्वस्थ रहें और ऐसी पॉडकास्ट में अच्छे गणना करके और लोगों का भला करते रहें। बहुत आभार आपका। सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। जय श्री राम।